तो उसका क्या रिजल्ट होना चाहिए। तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग ने क्या डिस्कस किया था कि पूरा जो फंक्शन है, ये जो पूरा इक्वेशन है, वो उस वेरिएबल की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएबल की पावर में आप 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका एक तरह का डिफरेंशिएशन हो गया। अब इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन में ये जो आपका a है, ये क्या है, आपका a आपका एक कांस्टेंट है। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू, सपोज करिए हम लिख देते y इज इक्वल टू 2x क्यूब। तो 2 आपका यहाँ पर a को रिप्रेजेंट करता है, x आपका जो है और m आपका 3 को रिप्रेजेंट करता। तो कुछ उस टाइप का इक्वेशन है ये। तो ये सबसे बेसिक सा फॉर्म डिफरेंशिएशन का, जहां पर आपका कोई वेरिएबल है, उसकी कुछ पावर है। इसी तरीके से अगर हम लोग सेकेंड टाइप में डिस्कशन करें और कह दें कि आपका जो y वो है तो फंक्शन x का, लेकिन सपोज करें कि y इज इक्वल टू सिर्फ एक कांस्टेंट a। मान लीजिए सपोज करिए किसी वजह से उसमें वो वेरिएबल नहीं यूज कर रहे हैं, तो हम लोग जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, हमेशा याद रखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होगा। मतलब ये इस तरीके से हो सकता है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी हम लोग ब्रेक करके डिस्कस कर रहे हैं, पर जैसे हमने लास्ट क्लास में एक फंक्शन लिखा था, सपोज करते हैं मान लीजिए y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 या 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4 टर्म है। ठीक है, तो 2x क्यूब का आपको पता है डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप निकाल लेंगे, आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, आपका 6x हो जाएगा। 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आपका 4। लेकिन ये जो 5 का डिफरेंशिएशन, ये आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज 5 आपका एक कांस्टेंट है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वेशन में सिर्फ एक कांस्टेंट ही दिया हो, हम लोग इस तरीके से भी बात करते हैं। तो जितने टर्म्स हैं उसमें हम लोग देखेंगे, कांस्टेंट भी अगर है उसमें एक आपका पार्ट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये दो चीज हैं जो ध्यान में रखने की है। बाकी हम लोग आगे जब डिस्कशन करेंगे तो साथ साथ हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, तो आप लोग को चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो अभी हम लोगों ने बेसिक समझ लिया डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे करते हैं। अब हम लोग ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन में मूव करते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्योंकि हमारे जब हम लोग इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका कोई सिंपल सा हम लोग फंक्शन ले रहे हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x। हमने आप लोगों से कहा कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करिए। अब हम इसकी बात नहीं कर रहे कि इक्वेशन फॉर्म में क्या है, बस एक फंक्शन होगा जहां पे हम कह रहे हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में हमें कोई इक्वेशन मिलेगा। आपने इसको पहली बार डिफरेंशिएट किया, हमने कहा कि इसको डिफरेंशिएट करिए, आपने dy बाय dx किया और आपको कुछ रिजल्ट मिला। तो आप जब भी किसी फंक्शन को फर्स्ट पहली बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो आप उसको कहते हैं कि ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। dy बाय dx को हम लोग शॉर्ट में f डैश x भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे एक डैश का मतलब है एक बार डिफरेंशिएट हुआ है। जितने नंबर ऑफ आप यहाँ पे डैश बढ़ाते जाएंगे, जैसे मैंने f डैश x लिखा है, अगर आप f डबल डैश x लिखेंगे, मतलब हम सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंगल डैश लिखा है मैंने, मतलब इसका मतलब है अगर हम ये वाला पार्ट ना लिखें, हम सिर्फ ये वाला पार्ट लिखें, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन में फंक्शन या इक्वेशन दिया है, आप उसको सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी डिफरेंस इक्वेशन जब पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे ऑर्डर का मतलब ये था कि हम लोग कितना टाइम लैग ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब हम लोग डिफरेंशिएशन में ऑर्डर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग किसी एक फंक्शन को कितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो उसका ऑर्डर डिफाइन करता है। आपको ये फंक्शन दिया था क्वेश्चन में, आपने एक बार इसको डिफरेंशिएट किया, आप कह रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। हम लोग ने एक और क्या चीज डिस्कस किया था कि जब भी आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, आपको जो रिजल्टिंग इक्वेशन मिलता है, जो जो भी रिजल्ट मिलता है, आप उसे क्या कहते हैं, वो आपका डेरिवेटिव होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये लास्ट वाले स्लाइड पे चलते हैं हम लोग, तो ये आपका फंक्शन था
इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो ये जो आया ये आपका डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो आपने फंक्शन को पहली बार डिफरेंशिएट किया तो आपने यहाँ पर लिखा dy बाई डी एक्स, या इसको हम लोग लिख सकते हैं f डैश x, ठीक है। तो इसको हम लोग ने डिफरेंशिएट किया, हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन था जो ये आया, इसका डेरिवेटिव ये आया। अब ये जो आया रिजल्ट आपका, अगर हम इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में कर दें, x तो अभी भी है इसमें और ये y का ही फंक्शन है, हम इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो वो आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब है, जो आपने dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स निकाला था उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, ठीक है। ये जो ऊपर आपने dy बाई डी एक्स निकाला, आपको जो भी रिजल्ट मिला, इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहते हैं। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं d2 बाई डी एक्स टू, या फिर हम लोग लिख सकते हैं f डबल डैश x। ये आपका सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे इक्वेशन नहीं था, डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो आपको आपके पास एक फंक्शन है, आपने उसको पहली बार डिफरेंशिएट किया, आपने लिखा dy बाई डी एक्स, या आप लिख सकते हैं f डैश x, तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। आपको जो भी रिजल्ट मिला, आपने उसको फिर से डिफरेंशिएट किया, आपने लिखा उसको शॉर्ट में d2 बाई डी एक्स टू, या f डैश, अब f डबल डैश x, तो आपका ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन है। इसी तरीके से आप कितनी बार भी किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं जब तक कि उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऐसा करते करते हम लोग n टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अगर हम लोग जनरलाइज नोटेशन में लिखें तो। n का मतलब अब कुछ भी हो सकता है, आपने कितनी बार भी डिफरेंशिएट किया हुआ हो सकता है, तो वो आपका nth ऑर्डर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डिफरेंशिएशन, अच्छा, डिफरेंशिएशन में ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, सॉरी इकोनॉमिक्स में डिफरेंशिएशन का ऑर्डर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोग वैसे तो ठीक है ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, लेकिन हम लोग जब इकोनॉमिक्स में कर्व या ग्राफ्स के बारे में, उनके नेचर के बारे में एनालाइज कर रहे होते हैं, और हम लोग मान लीजिए कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में डील कर रहे हैं, तो हमारे पास मान लीजिए वो कर्व या ग्राफ जो है वो नहीं दिया है हमारे पास, बल्कि उसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो उस केस में अगर हमें ग्राफ का नेचर पता लगाना है कि कर्व का स्लोप कैसा है, कर्व पॉजिटिव स्लोप का है या नेगेटिव स्लोप का है, फिर कर्व कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है, मतलब कि आपका इस तरीके का कर्व है, आज बहुत हैंग कर रही है वेबसाइट, मान लीजिए इस तरह का कर्व है या इस तरह का कर्व है, या और भी बहुत तरीके की इस तरह का हो कुछ, तो डिफरेंट जो आपका ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन है, अभी आगे हम लोग उसके एप्लीकेशन पार्ट पे जब डिस्कशन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशिएशन बहुत हेल्प करता है ये पता लगाने में कि आपको अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं उसको डिफरेंशिएट करके कि वो जो फंक्शन है वो किस तरह के कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको क्योंकि पता है कि हर एक जो आपकी आप ग्राफ पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, हर एक ग्राफ का एक इक्वेशन होता है, और वही इक्वेशन या जो वो जो फंक्शनल फॉर्म है वही आपको मैथमेटिक्स में दिया होता है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की जब हम बात कर रहे होते हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आपको ग्राफ दिया हो हमेशा ये जरूरी नहीं है, बिकॉज आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में डील कर रहे हैं तो हो सकता है आपको इस कर्व के जो में वो दिया हो और आपको उस फंक्शनल फॉर्म से ही सारे कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता करना हो, तो आप लोग डिफरेंशिएशन के टूल को यूज करेंगे और उसके बारे में या उसके नेचर के बारे में, उसके स्लोप के बारे में आप पता लगाएंगे। तो जैसे आप कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज, यानी कि हम लोग स्लोप कह रहे हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे आप सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड ऑर्डर क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज का रेट, वो चेंज चेंज इन द रेट ऑफ चेंज। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन से, मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोगों को, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए,
जैसे आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन है, मैंने कहा वो आपका रेट ऑफ चेंज बता रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन, आपने dy बाई dx कर लिया, तो आपको रेट ऑफ चेंज पता चल गया। तो रेट ऑफ चेंज आपका क्या बताएगा? मान लीजिए आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो एक डिमांड का फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है, यानी वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है। तो वैसे तो आपको पता है कि प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। आपका ये मान लीजिए डिमांड की लाइन है, इधर आप क्वांटिटी दिखा रहे हैं और इधर आप प्राइस दिखा रहे हैं, तो आपको पता है कि इनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशन है। तो अगर जब आप इसको, इस डिमांड फंक्शन जो भी आपको दिया हुआ है, जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा हो सकता है वो नेगेटिव फॉर्म में मिले। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका रेट ऑफ चेंज है, क्योंकि वो नेगेटिव है, तो ये जो फंक्शन है, जो डिमांड फंक्शन है, इनके जो वेरिएबल्स हैं y और x, हो सकता है y आपका प्राइस हो और x आपका क्वांटिटी हो, तो हो सकता है हम लोग ये इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, फाइन, हमें ये पता चल गया। बट सपोज करिए, आप लोगों ने बहुत तरह के डिमांड कर्व पढ़े होंगे। सपोज करिए हमें डिमांड की लाइन नहीं दी है, बल्कि हम लोग को डिमांड का कर्व दिया है। अब वो जो कर्व है वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। भाई नेगेटिव तो दोनों ही है, पहला वाला हो वो भी आपका इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है जो ए है, और जो बी है वो भी आपका इनवर्स रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो ये हमें फर्स्ट ऑर्डर से नहीं पता चलेगा। फर्स्ट ऑर्डर हमें सिर्फ इतना बताएगा कि नेगेटिव रिलेशनशिप है या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब उसमें भी जो है नेगेटिव अगर है तो इंक्रीजिंग रेट से नेगेटिव है, मतलब इंक्रीजिंग रेट से घट रहा है या डिक्रीजिंग रेट से घट रहा है। क्योंकि ए और बी, अगर मैं आपको ये दोनों फिगर्स के बारे में हम पूछे, तो आप हमें क्या बताएंगे, इन दोनों फिगर्स में क्या डिफरेंस है? आप बताएंगे कि दोनों में ही आपका नेगेटिव स्लोप है, बट एक में स्लोप ज्यादा तेजी से गिर रहा है और एक में कम तेजी से गिर रहा है। आप लोग मुझे यही कंक्लूजन देंगे। तो ये कंक्लूजन देखने से तो आप दे सकते हैं, बट जब आप मैथमेटिक्स में डील कर रहे हैं और आपके पास ये ग्राफ है ही नहीं, आपके पास सिर्फ इक्वेशन दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो आपको उससे अगर कर्व के नेचर के बारे में पता करना है, तो वो आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन मैंने आपसे अभी क्या कहा लास्ट स्लाइड में, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन जो आपका रेट ऑफ चेंज है उसका रेट बताता है। मतलब रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है ये तो हमें पता चल गया। अब नेगेटिव भी है तो किस रेट पे चेंज हो रहा है ये नेगेटिव, मतलब बढ़ते हुए इंक्रीजिंग रेट पे चेंज हो रहा है या डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा है, इनके बारे में बताता है ये। आज कुछ है क्या वॉइस का इशू आप लोगों को? आप लोग एक बार रिज्वाइन कर लीजिए, हो सकता है क्योंकि सबको ये इशू नहीं हो रहा है। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए वापस से। तो आपका हम लोग जब अभी हम इसके आपको कुछ कंडीशंस डिस्कस करेंगे, जब हम लोग जहाँ पे हम लोग ये बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर की कंडीशंस से, मतलब कि हम ये बता देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर जो आपका डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव। इन सब से हम लोग पूरा नेचर ऑफ द कर्व बता सकते हैं कि आपका कर्व किस स्लोप का है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और फिर वो किस रेट पे चेंज हो रहा है। सारे इंटरप्रिटेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का जब हम लोग इकोनॉमिक एप्लीकेशन पढ़ते हैं, तो डिफरेंशिएशन एक इम्पॉर्टेंट आप कह सकते हैं मैथमेटिकल टूल है जो इकोनॉमिक्स में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। कई जगह यूज होगा, आप लोग आगे भी जब डिस्कशन करेंगे, या हो सकता है आप लोग अभी जैसे वो पढ़ रहे हो, फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हो, तो उसमें जब आप लोग थोड़े मॉडल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, हैरोडोमर का मॉडल, फ्लो का मॉडल, हो सकता है उन लोगों ने भी कुछ कहीं पे डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स यूज की हो। तो डिफरेंशिएशन इज अ वेरी कॉमन टूल जब हम लोग इकोनॉमिक एप्लीकेशंस में इसकी बात करते हैं। तो ये जो अभी तक हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, ये सारा कुछ आप लोगों का एक तरीके से बेसिक चीज है डिफरेंशिएशन की, जो आप लोग मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं। अभी तक हमने इसमें बहुत इकोनॉमिक एस्पेक्ट आप लोग के साथ रिलेट नहीं किया है। जब हम लोग इकोनॉमिक एस्पेक्ट में डील कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के साथ, तो दो तरह के इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिनके अराउंड ही आपका सारा एप्लीकेशन रिवॉल्व करेगा। मतलब एक तो आपका है कि हम लोग रेवेन्यू फंक्शंस के साथ बहुत काम करते हैं जब हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे होते हैं, और दूसरा हम लोग कॉस्ट फंक्शंस के साथ बात करते हैं।
आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में, बीए फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने रेवेन्यू और कॉस्ट के कई सारे फंक्शंस पढ़े होंगे। टोटल रेवेन्यू का फंक्शन पढ़ा होगा, मार्जिनल रेवेन्यू पढ़ा होगा, एवरेज रेवेन्यू पढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉस्ट में भी आप लोगों ने टोटल कॉस्ट पढ़ा होगा, मार्जिनल कॉस्ट पढ़ा होगा और एवरेज कॉस्ट पढ़ा होगा, ठीक है। और इसमें भी और भी फर्दर कैटेगराइजेशन हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आप लोगों ने बहुत तरह की कॉस्ट पढ़ी है और बहुत तरह के आप लोगों ने रेवेन्यू फंक्शंस पढ़े हैं। तो वहां पे आप लोगों ने समझा कि ये क्या होते हैं फंक्शंस और इनके पीछे का लॉजिक क्या है, और आपने उनका जो है ग्राफिकल एनालिसिस भी पढ़ा होगा कि टोटल रेवेन्यू का फंक्शन कैसा दिखता है, या मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का फंक्शन कैसा दिखता है। इसी तरीके से कॉस्ट फंक्शन में भी आप लोगों ने अलग अलग उसमें उसको पढ़ा ही होगा कि शेप क्या होता है, कर्व्स का नेचर क्या होता है, और ये फंक्शंस किन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन दिखाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने डिस्कस की होंगी। तो वहां पर आप लोग के पास ये है कि आपके पास ग्राफ है, आपके पास थ्योरी है, आपने थ्योरी को समझा और अकॉर्डिंगली आपने ग्राफ को इंटरप्रेट कर दिया, आपने ग्राफ बना दिया। बट जब आप उसकी बात आप मैथमेटिक्स में कर रहे हैं तो आपके पास ग्राफ नहीं, आपके पास सिर्फ इक्वेशन है, और इक्वेशन के साथ ही एक इक्वेशन के साथ आपको दूसरा इक्वेशन वर्कआउट करना है। जैसे आप लोगों ने मार्केट्स में पढ़ा होगा, कॉस्ट फंक्शंस और रेवेन्यू फंक्शंस को बहुत डिस्कस किया होगा जब आप लोग मार्केट्स पढ़ रहे होंगे। इवन अभी भी फर्स्ट पेपर में जो बाकी रिमेनिंग आप लोग मार्केट्स पढ़ रहे होंगे, तो उसमें आप लोग कॉस्ट फंक्शंस, रेवेन्यू फंक्शंस को बहुत डिस्कस कर रहे होंगे, पूरा एनालिसिस आप लोग का उसी पर बेस्ड है। तो वहां पर क्या है, जब तक आपको ग्राफिकली पता है चीजें, आप जब तक ग्राफ में देख के उसका इंटरप्रिटेशन बता पा रहे हैं, तब तक तो इट्स वेरी इजी। लेकिन जब वही ग्राफ का आपको डेरिवेशन में आपको फंक्शनल फॉर्म दे देता है, आपको इक्वेशन फॉर्म में उस ग्राफ का मतलब रिप्रेजेंट कर देता है, एंड देन आपको उसको वर्कआउट करना है, तो फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है जब आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में डील कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, इट इज अ सब्स्टिट्यूट, वो एक तरीके से सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर रहा है उन चीजों के लिए जो आप थियोरेटिकल में पढ़ रहे हैं, थ्योरी में पढ़ रहे हैं जो आप चीजें, मतलब उसी चीज का आप ग्राफिकल तरीका भी पढ़ रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने का, और अब वही चीजों का हम लोग मैथमेटिकल तरीका भी पढ़ रहे हैं एक्सप्लेन होने का। तो दोनों का इंटरप्रिटेशन सेम होगा, बट वे डिफरेंट हो जाएगा कि उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। तो इसमें हम लोग अभी बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तो आप लोग का इंटर रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं एसी और एमसी फंक्शंस के बारे में, और देखते हैं कि हम लोग मैथमेटिकली ये इंटर रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करते हैं। आई होप कि रेवेन्यू और कॉस्ट फंक्शंस में जितने हमने यहाँ पे लिख रखे हैं उसके अलावा भी अगर कोई हो तो आप लोग को उनकी मीनिंग पता है सारी, ठीक है। क्योंकि ये तो सबसे इजीएस्ट पार्ट है आई थिंक इकोनॉमिक्स में, कि टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब क्या होता है और कैसे निकलता है, बेसिक तरीका, ठीक है। अब हम लोग इस पर इंटर रिलेशनशिप पे जब आते हैं तो आप लोग ये ध्यान रखिए, आप लोग के इस वाले पेपर में दो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मतलब आ ही जाता है फ्रीक्वेंटली। एक तो आपसे एसी और एमसी फंक्शंस के बीच में रिलेशनशिप पूछता है, ठीक है, एसी एंड एमसी के बीच में इंटर रिलेशनशिप डिराइव करने को कहता है मैथमेटिकली। और दूसरा आपका एआर, एमआर और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में। तो ये जो दो आपके डेरिवेशंस हैं, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके घुमा फिरा के आते ही आते हैं। तो आज हम लोग एसीएमसी वाला थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, इसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सबसे पहले तो जब आप लोग एसीएमसी फंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, आई नो मैथमेटिक्स में आपको ग्राफ नहीं दिया है, बट क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एसीएमसी फंक्शंस के बारे में, तो हम लोग के माइंड में क्या आता है कि जब हमने पढ़ा हुआ है तो हम उसका ग्राफ रिकॉल करें कि उसका ग्राफ कैसा था, एसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप कैसा था। तो आप लोग याद करिए एसी का फंक्शन कैसा आप लोगों को दिया हुआ था। एसी का जब आप कर्व बनाते हैं ग्राफ, तो वो कुछ इस तरीके का दिया होता है आपको। आप लोग मार्केट को रिकॉल करिए, ये आपका एसी का फंक्शन होता है, और जो एमसी का फंक्शन है वो कहीं नीचे से काटता है एसी के फंक्शन को। और आप लोगों ने क्या रिलेशनशिप पढ़ा है कि ये जो एमसी का फंक्शन है ये एसी के फंक्शन को मिनिमम पॉइंट पे काटता है। ये जो पॉइंट है ये एमसी फंक्शन का मिनिमम पॉइंट है। जितना अभी तक मैंने डन किया ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें हमने कुछ नया नहीं बताया आप लोगों को। इसमें भी किसी को नहीं याद हो तो आप रिकॉल करिए जाके अपने मार्केट्स वाले जो आप लोग की क्लासेस रही होंगी उसमें जाके रिकॉल करिए। हर एक
मार्केट जब आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे आपका परफेक्ट कंपटीशन हो, मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, या शायद आप लोग ओलिगोपोली वगैरह भी पढ़ रहे हैं अभी, तो उसमें आप लोग ये चीजें पढ़ रहे होंगे। फर्स्ट पेपर में मार्केट्स खत्म हुआ है, थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में ओलिगोपोली वगैरह है ना शायद आप लोग का फर्स्ट पेपर में। तो वहां पे आप लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो ये जो एसीएमसी का रिलेशनशिप है, ये मोर और लेस सेम है, मतलब कि आप चाहे किसी भी मार्केट में पढ़ लीजिए, नेचर सेम रहेगा। परफेक्ट कंपटीशन में बस ये थोड़ा सा डिफर करता है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है ये, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में भी बहुत नहीं करता, AR MR के फंक्शंस वहां पे चेंज हो जाते हैं। तो पहला जो हम लोग इंटर रिलेशनशिप डिस्कस करने जा रहे हैं, वो क्योंकि एसीएमसी का है, तो हमें इस डायग्राम से मतलब है, हम एसीएमसी के रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें, तो हम लोग इस डायग्राम में जो एसी और एमसी के फंक्शंस हैं, उनका जो रिलेशन, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, उसको 3 पार्ट में बांट सकते हैं। 3 पार्ट में कैसे बांट सकते हैं? पहला पार्ट ये वाला, जबकि आपका जो एसी का कर्व है, वो एमसी के कर्व के ऊपर है, ठीक है, जब तक एमसी का कर्व एसी को नहीं काट रहा है। दूसरा आपका ये पॉइंट होता है जहां पर आपका एसी और एमसी बराबर है। और तीसरा आपका ये वाला पार्ट हो सकता है जहां पर एमसी का कर्व अब ऊपर है देन एसी, ठीक है। तो अगर हम 3 रिलेशनशिप यहाँ पे लिखना चाहें, तो पहली रिलेशनशिप क्या होगी? जब आपका एसी का जो कर्व है दैट इज ग्रेटर देन एमसी, ठीक। दूसरा आपका व्हेन एसी इज इक्वल टू एमसी, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और तीसरा आपका व्हेन एमसी इज ग्रेटर देन एसी। तो ये जो रिलेशन है, जो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये आपको ग्राफिकली तो दिख रहा है, बट जब आपको उसको एनालाइज करना है मैथमेटिकली, तो वो आपको नहीं दिख रहा होगा, आपको उसको डिराइव करना है। आप लोग को कह रहा है क्वेश्चन कि एसी और एमसी के फंक्शंस जो हैं, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप डिफाइन करिए। ना वो आपको बताएंगे कि एसी फंक्शन क्या होता है, ना वो आपको बताएंगे कि एमसी फंक्शन क्या होता है। वो ये मान के चलेंगे कि आपको पता है एसी और एमसी फंक्शन क्या होता है, और फिर आपको ये इंटर रिलेशनशिप डिफाइन करना है या डिराइव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेशन जब स्टार्ट करते हैं, मैंने ग्राफिकली आप लोग को दिखा दिया कि 3 तरह के हम लोग को रिलेशनशिप मिल सकते हैं एसी एमसी फंक्शंस के बीच में, डिपेंडिंग कि किसका क्या स्लोप है, एसी का क्या स्लोप है और एमसी का क्या स्लोप है। तो हम लोग वर्कआउट करते हैं, स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन को। तो एसी को अगर हमें टीसी से डिराइव करना हो, टोटल कॉस्ट से, तो हम कैसे डिराइव करेंगे? एसी क्या होता है आपका? टोटल कॉस्ट अपॉन, मान लीजिए एक्स आपकी क्वांटिटी दिखा रहा है, तो टोटल कॉस्ट अपॉन द नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, यही आपका एवरेज कॉस्ट होगा। जिसको जहां पर भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। एसी क्या है आपका? टीसी अपॉन एक्स। सपोज करते हैं अपने डेरिवेशन में हम लोग टीसी की जगह पाई यूज कर लेते हैं, ठीक है, जहां पे हम लोग टीसी को पाई के उसमें यूज कर रहे हैं। तो एसी आपका टीसी अपॉन एक्स है। एक्स आपका क्या है? क्वांटिटी। दूसरा आता है एमसी फंक्शन। एमसी फंक्शन कैसे आएगा? अब यहाँ पर एमसी फंक्शन में रोल आता है डिफरेंशिएशन का। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपके पास कोई टोटल फंक्शन दिया है, अब वो चाहे आपका टोटल कॉस्ट हो, टोटल रेवेन्यू हो, टोटल यूटिलिटी हो, कोई भी टोटल फंक्शन हो, उसको जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो आपको हमेशा मार्जिनल फंक्शंस मिलते हैं। क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन क्या बता रहा है? डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज। और मार्जिनल क्या होता है? कि एक एडिशनल क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए, अगर हम मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो एक एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी बनाने के लिए आपको जो एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही है, वो आपका मार्जिनल कॉस्ट होती है, मतलब एक्स्ट्रा। तो या फिर मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें, तो एक एक्स्ट्रा कमोडिटी मार्केट में बेच के आपको कितना रेवेन्यू अर्न हो रहा है। या हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, तो एक एक्स्ट्रा कोई कमोडिटी को कंज्यूम करके आपको कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रहा है।
ठीक है, ये आपका मार्जिनल के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप लोगों ने डेफिनेशन में पढ़े हैं। तो अगर हम इस डेफिनेशन को डिफरेंशिएशन में रिलेट करें, तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है? डिफरेंशिएशन में मतलब होता है, आप कह रहे हैं कि किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का मतलब है आप रेट ऑफ चेंज की बात कर रहे हैं कि आप रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं उस फंक्शन का। तो रेट ऑफ चेंज क्या है? पर यूनिट किस रेट पे ये फंक्शन चेंज हो रहा है। तो मार्जिनल का मतलब भी तो वही हो रहा है। मार्जिनल का मतलब क्या है कि पर यूनिट कोई चीज बढ़ाने या घटाने से आपका कॉस्ट, रेवेन्यू, यूटिलिटी या ये जो भी चीज है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप यही तो कहते हैं मार्जिनल फंक्शन से। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आपको किसी टोटल फंक्शन का मार्जिनल फंक्शन निकालना होगा, मैथमेटिक्स में आप क्या करेंगे, आप फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि अगर हमें मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, हमने यहाँ पे एवरेज कॉस्ट तो निकाल लिया। हम सपोज कर रहे हैं कि हमें क्वेश्चन में सिर्फ टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया है, ठीक है, तो हमने एवरेज कॉस्ट वर्कआउट कर, हम मार्जिनल करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट वर्कआउट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपका टोटल फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डी टी सी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और टीसी को हमने क्या कहा था, हमने टीसी को किससे दिखाया है, पाई से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी पाई डी एक्स। ठीक है, तो हम लोग ने एवरेज कॉस्ट निकाल लिया पाई बाई एक्स से, जहां पे आपका पाई आपका टोटल कॉस्ट को दिखा रहा है। सो एवरेज कॉस्ट इज पाई बाई एक्स, मार्जिनल कॉस्ट इज डी पाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब आते हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को रिलेशनशिप वर्कआउट करना है। और ये सारा रिलेशनशिप जो हमने आप लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करके दिखाया है, ये आपका क्या है, स्लोप पर बेस्ड है। ये सारा रिलेशनशिप आपका स्लोप पर बेस्ड है। कब किसका स्लोप ज्यादा है, कब किसका स्लोप कम है, इस पर बेस्ड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों ने एवरेज कॉस्ट का फंक्शन निकाल लिया, हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन निकाल लिया। अब हम स्लोप से वर्कआउट करना स्टार्ट करेंगे। हमें एसी और एमसी के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग ने एमसी कैसे निकाला है, टोटल कॉस्ट के फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि जो आपका स्लोप है ऑफ टोटल कॉस्ट, वो आपका एमसी के बराबर है। क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, मार्जिनल कॉस्ट हमने कैसे निकाला है, मार्जिनल कॉस्ट हमने टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करके निकाला है। तो जब आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब आप उस फंक्शन का स्लोप निकाल रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट आपका मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, जो कि आपका डी पाई बाई डी एक्स है। इसी तरीके से आपका स्लोप ऑफ एसी क्या हो जाएगा, हम लोग एसी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एसी आप क्या करेंगे, एसी के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। एसी हमारा क्या था, पाई बाई एक्स, तो हम उसे डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट आपका मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो गया, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट आपका डी पाई बाई डी एक्स का स्लोप हो गया। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर, ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फ्रैक्शन है ये। हम लोग यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे, कोशेंट रूल, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। याद करिए, हम लोग ने कोशेंट रूल पढ़ा था लास्ट क्लास में। ठीक, तो कोशेंट रूल क्या कहता है, कोशेंट रूल के हिसाब से जब आप डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज रख देंगे इनटू, सॉरी डिनोमिनेटर को एज इट इज रख देंगे इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज रख दिया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, अपॉन जो आपका डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर।
आज आप लोग को नेटवर्क का बहुत एरर हो रहा है लग रहा है मुझे। प्रबोधनी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बैक कर दे रही हूँ। जिसको भी दिख रहा हो भाई वो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, तो हम लोगों ने स्लोप ऑफ एसी यहाँ तक निकाल लिया है, जहां पर हमने एसी का जो स्लोप है अब हम उसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आपका क्या आया, x इंटू डी पाई बाई डी एक्स माइनस पाई इंटू डी एक्स बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये जो आपका dx बाई डी एक्स है ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या आपका x इंटू डी पाई बाई डी एक्स माइनस पाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस पर आगे चलते हैं। तो जो आपका स्लोप ऑफ एसी है वो क्या हो गया आपका, x इंटू डी पाई बाई डी एक्स माइनस पाई अपॉन एक्स स्क्वायर। या फिर हम लिख सकते हैं, अगर हम एक्स स्क्वायर से ऊपर वाले दोनों को डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं डी पाई बाई डी एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई अपॉन एक्स स्क्वायर। लिख सकते हैं, हमने दोनों टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है। प्रीवियस स्लाइड। अच्छा, हम्म, तो हम लोग यहाँ पर स्लोप ऑफ एसी को कैसे लिख सकते हैं, डी पाई बाई डी एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पाई अपॉन एक्स स्क्वायर। आई थिंक सबको ही दिक्कत हो रही है, डेरिवेशन कराने का कोई पॉइंट नहीं है। स्क्रीनशॉट लेके भेजना इज अ डिफरेंट थिंग, वो तो फिर हम आप लोगों को नोट्स भी शेयर कर सकते हैं। ऋत्विक, पाई यहाँ पर टीसी है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका फर्दर मॉडिफिकेशन करेंगे। इसको लिखते हैं डी पाई बाई डी एक्स। अब ये जो x है ये वाला कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/x हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पे हम थोड़ा इसको अलग अलग कर लेते हैं, पाई अपॉन एक्स इंटू 1/x भी लिख सकते हैं। अब वो उनके अकाउंट की प्रॉब्लम होगी शिवांशु, अब फिर मैं क्या करूँ। अब आप लोग फिर आपस में डिस्कशन कर लीजिएगा, नहीं होगा डेरिवेशन नहीं है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे इसको, अगर ऐसा होगा तो खैर हम लोग ये ऊपर वाला जो ये वाला चीज था इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर x आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, x x तो आपका 1/x बच रहा है, और पाई अपॉन एक्स स्क्वायर को मैंने स्प्लिट कर दिया है बस। ठीक है, क्योंकि पाई अपॉन एक्स स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये क्यों किया, बिकॉज हमें 1/x कॉमन लेना है बाहर। तो ये जो आपका स्लोप ऑफ एसी है हमने इसको कुछ इस फॉर्म में डिराइव किया है। नाउ वी मूव ऑन, हम लोग लिखते हैं 1/x कॉमन लेके डी पाई बाई डी एक्स माइनस पाई बाई एक्स। ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 1/x और ब्रैकेट में डी पाई बाई डी एक्स क्या था आपका,
मार्जिनल कॉस्ट हम लोगों ने डिराइव किया था, तो हम लोग डी पाई बाई डी एक्स की जगह मार्जिनल कॉस्ट लिख सकते हैं, और पाई बाई एक्स क्या था आपका, एवरेज कॉस्ट, तो हम पाई बाई एक्स की जगह एवरेज कॉस्ट लिख सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू 1/x ब्रैकेट में एम सी माइनस ए सी, लिख सकते हैं ना ये चीज। तो यहां से अब हम लोग आते हैं अपने डेरिवेशन पार्ट पे। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिए। हम लोग को ये मिल गया स्लोप ऑफ ए सी। अब हम लोग फर्दर वर्कआउट करते हैं इस पर। हमने कहा कि स्लोप ऑफ ए सी इज इक्वल टू 1/x एम सी माइनस ए सी। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था, उस वाली स्लाइड पे चलते हैं। पहला हमारा क्या था, जब AC का स्लोप डाउनवर्ड्स हो, पहली कंडीशन, जब AC आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, तो उस केस में क्या मतलब है, AC का जो स्लोप है, नहीं पिंटू, पहला केस आपका है जब आपका MC कम है AC से, यानी कि AC का जो स्लोप है वो आपका नेगेटिव होगा, AC स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। तो हम लोग पहले इसकी बात करेंगे। पहला कंडीशन हमारा जो है वो क्या कह रहा है, जब आपका ये वाला पार्ट है, तो आपका जो AC का स्लोप है वो क्या है, इस पार्ट में नेगेटिव है। तो हम लिख रहे हैं कि व्हेन AC स्लोप्स डाउनवर्ड, यानी कि जो स्लोप है AC का इट इज लेस देन 0, यही मतलब हुआ, क्योंकि AC का स्लोप नेगेटिव है। तो उस केस में हम लोग ऊपर वाला फॉर्मूला अगर वर्कआउट करें स्लोप ऑफ AC, तो इसका क्या मतलब है, 1/x MC माइनस AC इज लेस देन 0। या फिर आपका अगर ये x आपका इधर चला गया और ये 0 हो गया, तो हम लिख सकते हैं MC माइनस AC इज लेस देन 0। या हम लिख सकते हैं माइनस AC अगर राइट साइड चला गया, MC इज लेस देन AC। यही तो मतलब है, या AC इज ग्रेटर देन MC। पहली कंडीशन क्या कह रही है, पहली कंडीशन में आपका जो MC कर्व है वो नीचे है और AC कर्व आपका ऊपर है, और यही हमने प्रूव किया है। हम उसमें देख के क्या बता सकते हैं, AC अगर ऊपर है और MC नीचे है, आपको पता है, इसका मतलब है कि आपका जो AC का स्लोप है उस पर्टिकुलर पार्ट में, AC का जो स्लोप है वो आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि लेस देन 0 होगा। तो ये जो आपका इक्वेशन है, ये लेस देन 0 के लिए आप रख देंगे कि 1/x MC माइनस AC इज लेस देन 0, जो भी वैल्यू है। तो आपका x आपका राइट से चला जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो MC माइनस AC इज लेस देन 0, या हम लिख सकते हैं कि MC इज लेस देन AC। पहली कंडीशन आपकी प्रूव हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, सेकेंड कंडीशन थी हमारी, जबकि आपका MC का कर्व AC के कर्व को नीचे से कट कर रहा था, यहाँ पे, ये आपकी कंडीशन 2 थी। ठीक है, यानी कि AC और MC बराबर थे। या हम ये भी कह सकते हैं कि हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जहां पर AC का स्लोप 0 है, क्योंकि हमने क्या कहा था, यहाँ पर आपका AC मिनिमम है।
तो कोई भी कर्व मिनिमम या मैक्सिमम जिस पॉइंट पर होता है वहां पर उसका स्लोप क्या होता है? अगर आप यहाँ पे एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टैंजेंट का स्लोप क्या, 0 होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हम सेकंड कंडीशन क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, व्हेन स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू 0 या फिर AC इज मिनिमम। तो अब किसी को भी स्लाइड विजिबल नहीं है, नेटवर्क एरर आज स्टार्टिंग से ही हो रहा है। आवाज मेरी आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है सबको या आवाज में भी दिक्कत है? अच्छा, तो हम क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं। हम ये डेरिवेशन फिर से डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आधों को दिख रहा है, कोई मतलब नहीं है ऐसे क्लास का, क्योंकि डेरिवेशन है और एग्जाम में आएगा, इट इज एन इम्पोर्टेंट डेरिवेशन। केवल बोल के अगर काम हो जाता तो मैं आप लोगों को सिर्फ बोल के हम समझा देते, बट कोई फायदा नहीं है, मुझे बोर्ड का यूज करना है तो इसलिए, एंड अब टाइम ज्यादा है नहीं कि मैं गूगल मीट पे क्लास लूँ। तो जो है हम नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ, कल वाली क्लास में हम ये डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। कल अगर यही सेम प्रॉब्लम हुई तो फिर हम लोग गूगल मीट पे ले लेंगे। ठीक है, आप लोग जिनको भी आवाज आ रही है